हम लोग देखने वाले हैं अभी कि डिफरेंट सिचुएशंस मतलब मकान पूरा वर्ष भर किराए पे लगा रह गया, या कुछ महीने किराए पे रहा, कुछ महीने खाली रह गया, या फिर कुछ महीने किराए पे रहा तो उसमें से कुछ दिन का पैसा नहीं मिला। इस तरह का डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे अभी हम लोग कि उन डिफरेंट सिचुएशंस में लेट आउट हाउस का एनुअल वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, या वो डिफरेंट सिचुएशंस क्या क्या हो सकते हैं और उसमें कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहला है आपका कि कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस विच नाइदर रिमेन्स वैकेंट during any part of the previous year nor is there any unrealized rent। मतलब ऐसा मकान जो कि ना तो पिछले वर्ष खाली रहा हो और ना ही अनरियलाइज्ड रेंट रहा हो। मीन्स पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर में वो हाउस प्रॉपर्टी जिसको आप किराए पे देते हैं वो पूरे वर्ष भर किराए पे लगा रहा और आपको सारा का सारा पैसा भी मिल गया। मीन्स किसी भी तरह का वहाँ पर कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हुआ है। उस केस में हम लोग एनुअल वैल्यू, ध्यान रखिएगा इस बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एनुअल वैल्यू, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो रूल तो वही बोलता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ कैलकुलेट कर लीजिए। जैसा कि अभी हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखा हम लोगों ने कि किस तरह से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसमें से आपको माइनस कर देना है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय दी ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट कितना दिया है ओनर ने, वो आप माइनस कर दीजिए तो एनुअल वैल्यू आपको निकल जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, ध्यान इसके बारे में ये रखिएगा कि टैक्सेस पेड का ही आपको रिडक्शन मिलता है। मीन्स म्यूनिसिपल टैक्सेस का जो यहाँ पर छूट आपको मिल रहा है वो पेमेंट बेसिस पे मिलता है, ना कि ड्यू बेसिस पे। मीन्स आप पेमेंट करोगे तभी आपको छूट मिलेगा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको छूट मिलने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले 2 साल से ओनर ने भुगतान नहीं किया है, दोनों साल का और ये साल का मिला करके 3 साल का इस बार पेमेंट किया है उसने, तो 3 साल का उसको इस बार डिडक्शन मिलेगा क्योंकि ये पेमेंट बेसिस पे मिलता है। ठीक है। और दूसरा बोलता है कि पेमेंट कौन कर रहा है, ओनर कर रहा है, तभी उसका छूट मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट जो है वो टेनेंट कर देता है, किराएदार कर देता है, टेनेंट कर देता है, तो उस केस में वो छूट मिलने वाला नहीं है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस को आपने माइनस कर दिया तो आपको आ गया एनुअल वैल्यू। ठीक है। एक एग्जांपल है हम लोग उससे बनाते हैं हम लोगों का क्या होगा हमारा एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपया, फेयर रेंट है 2,40,000 रुपया, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 1,80,000 रुपया और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 2,64,000 रुपया। तो आप ध्यान देंगे कि आपको स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर दैट इज 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख का 10% ये कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। ठीक है। तो हम लोग को इसका एनुअल वैल्यू निकालना, तो एकदम सिंपल है। जब स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो रूल बोलता है कि हायर लोअर हायर, हायर लोअर और हायर करना हम लोगों को। पहले हायर को लेना है, तो यहाँ से हायर हमारा कौन सा है 2,40,000। अब इस हायर को कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से, तो यहाँ पर लोअर लेंगे 180 और इसको कंपेयर करेंगे 264 से, तो यहाँ पर वापस से हम लोग ले लेंगे 2,64,000 हायर, हायर लोअर हायर। क्लियर। तब यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू 2,64,000। ठीक है। इसमें से लेस करेंगे अब हम लोग क्या, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर।
तो म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू था, और म्यूनिसिपल वैल्यू था हमारा 2 लाख रुपया। तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, ये हम लोग लेस कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2,44,000। दिस विल बी योर एनुअल वैल्यू 244,000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे एनुअल वैल्यू उस मकान का जो ना तो पिछले साल खाली रहा है, ना ही वहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट है। क्लियर। अब आइए दूसरा सिचुएशन इसमें क्या मिल सकता है। पहला तो ये है उसमें, दूसरा सिचुएशन में कि लेट आउट हाउस है, मीन्स किराए पे मकान पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा कि हम लोग अभी लेट आउट हाउस का कंप्यूटेशन कर रहे हैं। उसमें बोलता है कि विच रिमेन्स वैकेंट, पिछले साल क्या रह गया हो, खाली रह गया हो, फॉर होल, मतलब ये तो पूरे वर्ष, और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो कुछ लोगों के मन में सवाल यहाँ पर उठता होगा कि सर, कि अगर वो पिछले साल पूरे वर्ष खाली रह गया हो तो हमको तो 1 रुपया भी किराया नहीं मिला, 1 रुपया भी हमारा इनकम नहीं हुआ, तो हम लोग टैक्स क्यों देंगे। तो जवाब ये होता है कि आपका मकान किराए पे नहीं भी लगा हुआ है तो भी आपको डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। वो यही माना जाएगा कि उस पर किराया लगा हुआ था और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि उस तरह के मकान का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, मीन्स ये चारों ना होगा आपको, ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा, ये नहीं होगा आपको, है कि नहीं। तो उस केस में उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो क्या होगा, नील माना जाएगा। लेकिन उसका भी कंप्यूटेशन आपको करना पड़ेगा। एट लास्ट हो सकता है आपको कोई भी टैक्स ना निकले, 0 टैक्स निकले, या हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, आपको लॉस हो जाए उससे, तो वो आपके लिए अच्छा ही चीज़ है, उसको भी लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन मैंने समझा दिया है कि इफ़ हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर होल ईयर, पिछले वर्ष में वो पूरे वर्ष भर खाली रहा, 1 दिन भी किराया लगा हुआ नहीं है, उस केस पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी नील। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा आपको, तो म्यूनसिपल टैक्स का तो छूट मिलेगा ना भाई आपको। जैसे मान लो ना, यही सवाल मान लो, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो गया, म्यूनसिपल टैक्स आपने दिया 20,000 रुपया, तो नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, नेगेटिव 20,000 रुपया हो जाएगा। तो आपको 20,000 का तो बेनिफिट मिलेगा ना, लॉस होगा मीन्स बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं से और आपको एडजस्ट कर देगा वो आपको। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील होगा। फिर आइए दूसरा है, इफ रिमेन्स वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर जो चीज़ है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। इफ इट रिमेन्स वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलता है कि पिछले वर्ष जो है मकान कुछ महीने खाली रह गया और उसके खाली रहने के कारण हमारा जो एक्चुअल रेंट था वो कम हो गया एक्सपेक्टेड रेंट से, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ड्यू टू वैकेंसी, देन लोअर ऑफ द टू, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैंने आपको बताया था ये हायर लोअर हायर वाला कॉन्सेप्ट, कि कहीं कहीं ये पर ये लोअर लेते हैं हम लोग, लेकिन वो लोअर कब लेते हैं, जब हमारा एक्चुअल रेंट हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वैकेंसी, तब हम लोग हायर ना लेकर के लोअर लेते हैं। दिक्कत हो रहा है ना समझने में? यस होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपका म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपया है, ठीक है। फेयर रेंट जो है वो मान लो 1,30,000 रुपया, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग, ये आपको मान लो दिया हुआ है 1,20,000।
और एक्चुअल रेंट, आपने जो किराए पे चढ़ाया है वो मान लो है 15,000 रुपया पर मंथ, 15,000 रुपया पर मंथ। एक्चुअल रेंट कितना दिया आपने? 15,000 रुपये पर मंथ। लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि वैकेंसी है, हमारा मकान जो है कुछ दिन वो क्या रह गया है, वैकेंसी पीरियड रह गया है। तो वैकेंसी पीरियड मान लो कितना हो गया है, 4 महीना। मकान कितना दिन खाली रह गया आपको? 4 महीना खाली रह गया। तो जब 4 महीना खाली रह गया, इसका मतलब आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो हुआ होगा वो केवल कितना हुआ होगा? 4 महीना खाली रहा मतलब 8 महीना काम हुआ, 8 महीना किराए पे रहा, तो 15,000 इंटू 8 महीना, तो ये कितना हो गया? 30, 60, 90 और 3, 12, ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 20 हो जाएगा। 7 महीना कर देते हैं, 7 महीना, और खाली रह गया मान लो 5 महीने। ठीक है, इक्वल हो जा रहा था, फिर आप कंफ्यूज कर जाते वहाँ पे, इसलिए मैंने कम कर दिया। तो 75,000 रुपये खाली रह गया। तो ये मिला कितना? 15 सत्ते 10, 1,05,000 रुपये। ठीक है, मतलब आपका एक्चुअल रेंट कितना है? 1,05,000 रुपये। अब अगर मान लीजिए मकान खाली नहीं रहता तो कितना किराया मिलता, बताइए? अगर खाली नहीं रहता तो आपको 15,000 इंटू 12 मिलता, मतलब 1,80,000 रुपया। उस केस में यही आपका क्या हो जाता? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता, क्योंकि ये हाईएस्ट हो जाता सबसे। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन आपका मकान जो है वो 5 महीना खाली रहा, और इस 5 महीने खाली रहने के कारण आपका एक्चुअल रेंट जो है वो कितना आया? मात्र 1,05,000 रुपया। तो आइए हम वो निकालते हैं फर्स्ट से, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, और यहाँ पर आ गया अब हम लोग एक्चुअल रेंट। तो आ गया 1,30,000, 1,20,000, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1,05,000 रुपये। अब हम लोग यहाँ से हायर लेते हैं, मालूम है हायर लिए 1,30, यहाँ से लोअर लेते हैं, ये लोअर ले लिए कितना? 1,20, और अगला रूल था कि हायर, लोअर और हायर होता है, तो 1,20 में और इसमें हायर कौन होता है? 1,20। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर हायर ना लेकर के क्या लेंगे? लोअर लेंगे। तो लोअर कितना हो जाएगा? 1,05,000 रुपया। ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस बार। ठीक है, अभी हम लोगों ने लोअर क्यों लिया? तो लोअर बस इसलिए लिया कि हमारा एक्चुअल रेंट हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। और ये कम क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अगर ये वैकेंसी नहीं होता तो ये हायर होता, तो उस केस में हम लोग इसी को लेते हैं हमेशा। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर वैकेंसी के कारण ये कम हो गया है तो फिर हम लोग इसको कम को लेंगे, लोअर को लेंगे, हायर को फिर नहीं लेंगे। इसका एक और तरीका है, आप इसको ऐसे भी मानिए, और वो तरीका है वैकेंसी को इग्नोर करिए। वैकेंसी को क्या कर दीजिए? इग्नोर करें, तब बनाएं, तब सॉल्व करें। ठीक है, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटा दीजिए आप वैकेंसी को, तो आपको आ जाएगा। अब आइए आपको ये दोनों काम फिर भी लेकिन करना ही होगा। अब आइए उस केस में आप कैसे बनाइएगा? म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो ये 1,00,000 हो जाएगा, ये 1,30,000 हो जाएगा, ये 1,20,000 हो जाएगा, और ये 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000 क्यों? क्योंकि वैकेंसी को मैंने क्या किया?
इग्नोर कर दिया, इसलिए कैसे ले लिया पूरा। अब यहाँ पर आपका हायर, यहाँ पर लोअर और यहाँ पर आपका हायर, तो उस केस में आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ रहा है, 1,80,000। अब आप इसमें लेस कर दीजिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी। कितना था लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 75,000। 75 कैसे आया, तो 15,000 गुना 5, क्योंकि 5 महीना मकान खाली रह गया, तो ये हमारा आ गया 1,05,000। ये हमारा आ गया ग्रॉस एनुअल। ठीक है, तो दोनों में जो आपको समझ में आ जाए आप उस हिसाब से अब अपना काम बना सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो वैकेंसी रहेगा तो थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। अब एक और चीज़ आपको मिल सकता है और वो है अनरियलाइज्ड रेंट। आइए उसके बारे में क्या बोलता है लोग। तो लेट आउट हाउस थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो इसका कैटेगरी मिलेगा या टाइप मिलेगा वो है लेट आउट हाउस विच डज नॉट रिमेन वैकेंट बट देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब जो खाली नहीं रहा है, पूरा साल किराए पे रहा लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट था कुछ, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है आपको। इसमें आपको ग्रॉस एनुअल विल बी कैलकुलेटेड एज द सेम मैनर एज इन केस 1। जैसे हम लोग केस 1 में निकाला, क्योंकि खाली एक दिन भी नहीं रहा है तो निकाल लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब उसमें से हम लोग डिडक्शन दे देंगे अनरियलाइज्ड रेंट का, किसमें से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। तो सिंपल यहीं पे मैं बना देता हूँ आपको। देखिएगा अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ 40,000, लेकिन इसमें आपको कुछ कुछ और लिखा रहेगा कि अनरियलाइज्ड रेंट हुआ है, तो उसमें कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तभी आपको इसका छूट मिलता है। हालांकि क्वेश्चन में जनरली कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा ही आपको दिया हुआ है, तो अगर नहीं दिया हुआ है, केवल अनरियलाइज्ड रेंट लिखा हुआ है, तो भी आप यही मानेंगे कि कंडीशंस ऑफ रूल 4 जो है वो सेटिस्फाई हो गए हैं। तो ये एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर दिया हुआ है। ये सवाल समझ में आ गया है, क्या है ये टाइप, मतलब वैकेंट नहीं लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है, तो इसका निकालना हम लोगों को। तो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। इसमें जो हायर है, हायर कितना है, 2.5 लाख। यहाँ से लोअर ले लेंगे हम लोग 1,90,000 और यहाँ से हायर ले लेंगे। तो देखिएगा एक्चुअल रेंट है 20,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने के लिए, क्योंकि वैकेंट नहीं रहा है ना, तो 12 दूना 24, 2,40,000। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये हो गया 2,40,000 और लेस कर देंगे यहाँ से हमारा क्या, अनरियलाइज्ड रेंट 40,000 और दूसरा म्यूनसिपल टैक्स तो दिया ही हुआ है। म्यूनसिपल टैक्सेस है 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, तो 2 लाख का 20%, ये भी हो गया 40,000। तो ये आ गया 1,60,000, ये आ गया एनुअल वैल्यू। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स का छूट मिलता ही है, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट भी है अगर, तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट का भी छूट मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आइए फोर्थ कैटेगरी, इसका क्या मिल सकता है आपको। तो फोर्थ में आपको क्या क्या मिल सकता है कि भैया वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर बोलता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज द सेम मैनर एज इन केस 2 एंड फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या क्या छूट मिलेगा भाई, तो म्यूनसिपल टैक्स तो मिलता ही मिलता है, अभी भी मिल जाएगा। दूसरा है अनरियलाइज्ड रेंट इफ़ कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, तो अनरियलाइज्ड रेंट का भी मिल जाएगा। हम लोग अभी पिछला वाले में भी दिए हम लोग उसको। ठीक है, तो ये सवाल है, देख लीजिए।
म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंट 180, स्टैंडर्ड रेंट 250, एक्चुअल रेंट 30,000 रुपये पर मंथ, वैकेंसी 2 महीने। वैकेंसी कितना है? 2 महीने। ध्यान रखिएगा एक्चुअल रेट जब कम होता है तभी वो छूट होता है, वो लोअर लेने वाला। आइए तो हम लोग इसको बनाते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख रुपये। अच्छा और भी देख लेते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट 30,000 रुपया, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 15,000 और पेड बाय टेनेंट 15,000। सवाल देख लीजिए ठीक से, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। ये क्वेश्चन है हम लोगों का, एग्जाम्पल जो बनाने जा रहा हूँ हम लोग अभी, हम लोग जा रहे हैं। म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंट 180, स्टैंडर्ड रेंट 2.5 लाख, एक्चुअल रेंट 30,000 रुपये पर मंथ, वैकेंसी 2 महीने। तो 12 महीने में 2 महीने खाली रह गया, मतलब किराया कितना दिन रहेगा? 10 महीना। तो 30,000 के हिसाब से 10 महीने का किराया आपको कितना मिलेगा? 3 लाख रुपया। ध्यान रखिएगा 3 लाख रुपया, जो कि इन सभी फिगर से क्या है? बड़ा है। तो क्या वैकेंसी है, इसलिए हम लोग हायर न लेकर के लोअर लेंगे यहाँ पे? तो जवाब है यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक्चुअल रेंट हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से कम नहीं है, ज़्यादा है। ये ज़्यादा रहेगा तो डीएम लागू नहीं होगा, लेकिन ये अगर कम रह गया, और कम भी क्यों है? वैकेंसी के कारण, तब हम लोग हायर ना लेकर के लोअर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट है 30,000 रुपया, उसके बाद है म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर 15,000 रुपया ओनर दे रहा है, और पेड बाय टेनेंट 15,000 रुपया टेनेंट दे रहा है। तो ध्यान हम लोग दिए थे, पिछले वाले में बताए थे आपको मैंने कि पेड बाय ओनर रहेगा तभी छूट मिलेगा, टेनेंट के द्वारा अगर भुगतान किया जा रहा है तो छूट नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं एकदम। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने, आपको अच्छा से दिखे एटलीस्ट। आप लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं कि सर वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है। तो क्वालिटी तो जो बेस्ट हो सकता है वही है फ़िलहाल मेरे तरफ से। आप लोग थोड़ा सा YouTube में जो रिजोल्यूशन होता है आप उसको बढ़ा करके देखिएगा तो वीडियो कुछ ठीक दिखाई देगा आपको। और फिर भी वही बात है कि आप मोबाइल से देखते ही हैं, बस सुन करके लिखने का कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए भी दिक्कत आप लोगों को होती है। तो उन जो बातों को बताया गया उनको थोड़ा सा समझिए। और लॉकडाउन है, जो मैक्सिमम रिसोर्सेज है मेरे पास उसी में भी आप लोगों का क्लासेस चल रहा है किसी भी तरह से। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो हायर हो, तो हायर कौन है भाई? तो 2 लाख रुपया है। अब ये हायर एक्सपेक्टेड रेंट में कैलकुलेट होगा, आपको कंपेयर होगा स्टैंडर्ड रेंट से। तो दोनों में जो लोअर हो जाएगा, तो लोअर भी कौन था? 2 लाख ही था। अब ये कंपेयर हो जाएगा एक्चुअल रेंट से, तो यहाँ पर हायर हो जाएगा 3 लाख, क्योंकि ये हायर है, इसीलिए हमारा आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना रुपया? 3 लाख रुपया। ठीक है, बस समझ में आया 3 लाख रुपया क्यों आया? क्योंकि एक्चुअल रेंट ज़्यादा है हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से। ठीक है, अगर ये कम रहता वैकेंसी के कारण तब हम लोग इसको लेते। आप समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 महीना खाली है, 1-20, मान लो ये 6 महीना खाली रहता। कितना महीना खाली रहता? 6 महीना। मान लो 6 महीना खाली रहता, तब यहाँ पर एक्चुअल रेंट हमारा कितना होता? 30,000 इंटू 6, 18,000 रुपया, मतलब ये आ जाता है मेरा 1,80,000 रुपया। तो यहाँ पर 2 लाख और 1,80,000 में क्या हायर लेते? नहीं, उस केस में हायर नहीं लेते, उस केस में क्या लेते? लोअर लेते, 1,80 ही लेते। और लोअर क्यों लेते? क्योंकि हमारा एक्चुअल रेंट जो है वो इस एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाता। और कम क्यों होता? केवल वैकेंसी के कारण।
अगर वो वैकेंसी नहीं होता, पूरा किराया रहता लगा हुआ, तब हम लोग को पूरा पैसा लग जाता, ये वाला हो जाता, हायर हो ही जाता। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया 3 लाख रुपया। इसमें से लेस होगा आपको 2 आइटम। पहला म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, केवल ओनर 15,000 रुपया, और दूसरा था आपको अनरियलाइज्ड रेंट भी है, तो उसका भी छूट आपको मिल जाएगा 30,000 रुपया। मतलब 3 लाख में 45,000 रुपया और घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 2,55,000 रुपये एनुअल वैल्यू। तो इस तरह से आपको एनुअल वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये चारों सिचुएशंस आपको समझ में आ गया। पहला सिचुएशन क्या था, जब पूरे वर्ष भर, पूरे ईयर में मकान किराए पे लगा रह गया, मतलब खाली नहीं था, अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं था। दूसरा में आपको क्या मिला कि मकान कुछ महीने खाली रह गया, वैकेंसी पीरियड था। तीसरा में क्या मिला आपको कि मकान खाली नहीं था, किराया पूरा वर्ष भर लगा रह गया, लेकिन कुछ अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, मीन्स कुछ दिनों का किराया हम लोगों को नहीं मिला। ठीक है, और चौथा क्या मिला कि मकान कुछ महीने खाली भी रह गया और कुछ अनरियलाइज्ड रेंट भी रह गया। 4 सिचुएशंस हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये हम लोग अभी देख लिए हैं आज तक, या अभी सेकेंड लेक्चर तक हम लोगों ने देख लिया है हाउ टू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एनुअल वैल्यू से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आएंगे हम लोग डिडक्शंस में कि एनुअल वैल्यू में से कौन कौन सी चीज़ का हम लोगों को छूट मिलता है, तब जा कर के हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू एंड हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या मीन्स चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको इसका फॉर्मेट दूंगा कि किस तरह से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं और कैसे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को कंप्यूट करते हैं। यहाँ तक में आप बुक का मदद लीजिए और जो भी क्वेश्चंस वगैरह आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको बनाइए। अगर आप लोग चाहते हैं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, पूरे स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे बताइए, एक दिन सप्ताह में या 2 दिन हम लोग जो है किसी दिन लाइव आकर के इसी यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चन जो है बुक के मदद से ही मैं सॉल्व करता चलूँगा। आप लोग अपना क्वेश्चंस या क्वेरी जो है उसी समय पुटअप करते रहेंगे। हालांकि ग्रुप में भी आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, ग्रुप में तो नहीं भेज सकते हैं, इंडिविजुअली आप मुझे भेज दीजिएगा तो मैं आपको सॉल्व करके और समझा करके उसे आपको बना करके भेज दूँगा। तो थोड़ा सा आपके तरफ से कुछ रिप्लाई आना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ रिप्लाई आ नहीं रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछा है और मैंने उनको जवाब भी दिया है, तो लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सोना भी नहीं चाहिए अभी, है ना, केवल सोने के लिए तो लॉकडाउन नहीं मिला है, तो कुछ कीजिए भाई अपना काम भी। ठीक है, तो ज़्यादा लेक्चर को नहीं बढ़ाएंगे, इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्ट किस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।